गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज पावर प्लांट के लेक्चर नंबर 7 में आप लोगों को मैं रीहीट साइकिल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक आप लोगों को हमने साइकिल के बारे में चर्चा की कि साइकिल क्या होता है और एक रैनकाइन साइकिल के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। अब रैनकाइन साइकिल के बाद अब आपको लेकर के चलते हैं रीहीट साइकिल। ठीक है, ये वेपर पावर में ही चल रहा है। ठीक है, दो साइकिल हमने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में दो साइकिल होते हैं, एक होता है वेपर पावर साइकिल, ठीक है, वेपर पावर साइकिल, और एक बताया था आपको हमने गैस पावर साइकिल। ठीक है, तो अब हम वेपर पावर साइकिल में कई हमने बता रखे थे आपको। एक रैनकाइन बताया हुआ था और एक रीहीट साइकिल, और एक है रैनकाइन रीहीट साइकिल, एक रीजनरेटिव साइकिल। तो अब इन्हीं वेपर पावर साइकिल के अंतर्गत जितने भी हैं साइकिल, मैं इनके ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अब आगे हेडिंग डालिएगा। पिछले लेक्चर में हमने रैनकाइन के बारे में डिस्कस किया, अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला है रीहीट साइकिल। ठीक है, लिखिएगा रीहीट साइकिल, रीहीट साइकिल। ठीक है, तो रीहीट साइकिल को कहते हैं पुनः तापन चक्र, पुनः तापन चक्र। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें भाप का प्रारंभिक दाब, इस साइकिल में भाप के प्रारंभिक दाब को उच्च किया जाता है। ठीक है, लेकिन यह कम से कम 42.18 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से कम रखना चाहिए। अगर इससे ज्यादा रखते हैं तो हमारे टरबाइन, वो क्या कहते हैं कि हम जो भाप बन के आएगा वो टरबाइन में जो एक्सपेंशन होता है उसमें संघनन की मात्रा काफी ज्यादा होने लगती है, तो इससे बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन परेशानियों को उत्पन्न न होने देने के लिए क्या करते हैं कि 42.18 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से कम प्रेशर रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लिखिएगा इसमें ऊष्मा चक्र की इसमें लिखिएगा रैनकाइन साइकिल में, रैनकाइन साइकिल में ऊष्मा दक्षता, हीट एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हीट इफिशियंसी बढ़ाने के लिए भाप का प्रारंभिक ताप, भाप का इनिशियल प्रेशर हाई किया जाता है। ठीक है, तो रैनकाइन में हमने देखा था कि हीट की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए उसको प्रारंभिक प्रेशर को क्या किया जाता था, उच्च किया जाता था, परंतु व्यावहारिक तौर पर या प्रायोगिक तौर पर उच्च दाब हाई प्रेशर लगभग 42.18 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाली भाप का यूज करने से टरबाइन में
भाप के विस्तार पर, भाप के एक्सपेंशन कहाँ पे, मैं एक बार अभी रिपीट कर दे रहा हूँ। भाप के एक्सपेंशन के दौरान किसकी किसकी पर पटन नहीं है, परंतु, किंतु परंतु, ठीक है, परंतु प्रायोगिक तौर पर, यानी कि मतलब हमने देखा, किसमें देखा, रैनकाइन साइकिल में हमने देखा था कि वो हीट की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, भाप का प्रारंभिक प्रेशर जो है उच्च कर दिया जाता था, ठीक है। तो हमने प्रायोगिक स्तर पर यह देखा कि यदि भाप का प्रेशर लगभग 42.18 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर उच्च करके ही यूज कर रहे थे, तो उसमें क्या होता था कि टरबाइन में जब भाप पहुंचती थी तो उसका एक्सपेंशन होता था, प्रसार होता था। तो इस प्रसार के अंतर्गत या प्रसार के दौरान, ठीक है, इसका संघनन यानी कंडेंसेशन के दौरान, इसका कंडेंसेशन, इसका, हाँ प्रैक्टिकली रूप में, हाँ प्रैक्टिकली देखा गया उसमें, किसमें, रैनकाइन साइकिल में यह देखा गया कि अगर हम उसका प्रारंभिक ताप को अगर बढ़ाते हैं कितना, 42.18 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब तक, तो हुआ क्या कि जब यह भाप टरबाइन में पहुंचती है तो उसका एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन के दौरान भाई जितना ज्यादा प्रेशर से उसमें हम भाप देंगे तो उतना ही ज्यादा टरबाइन के अंदर जाने के बाद उसका एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो कंडेंसेशन यानी संघनन की प्रक्रिया भी अनावश्यक रूप से अत्यधिक हो जाएगी, ठीक है। कंडेंसेशन यानी संघनन, संघनन भी अनावश्यक रूप से, एक आवश्यक रूप होता है, एक अनावश्यक रूप होता है, तो अनावश्यक रूप से अत्यधिक हो जाएंगे, अनावश्यक रूप से अधिक होता है या अधिक हो जाती है, अधिक हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार टरबाइन में भी भाप अत्यधिक गीली हो जाती है, इस प्रकार टरबाइन में भी भाप, टरबाइन में भी स्टीम अत्यधिक, अत्यधिक गीली हो जाती है, जबकि इसको गीली नहीं होनी चाहिए, गीली हो जाती है, ठीक है। संघनन को कंडेंसेशन बोलते हैं। संघनन मतलब वो ठंडा होकर के पानी के रूप में तब्दील होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक है। जिससे टरबाइन में कई प्रकार की हानियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे टरबाइन में अनेकों हानियां उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब ये हानियां कौन कौन सी हैं, कितनी प्रकार की हानियां होती हैं, तो यहाँ दिखता, लिख देते हैं हानियां। हानियां में यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, टरबाइन की ब्लेड, टरबाइन की ब्लेड तथा नाजल, यहाँ तक दिख रहा है, टरबाइन की ब्लेड तथा नाजल में टूट फूट, में टूट फूट की समस्या बढ़ जाती है, टरबाइन में टूट फूट होती है, इसको टूट फूट को बियर कहते हैं, बियर। टरबाइन का ऑपरेशन सुरक्षित रूप से नहीं होता, टरबाइन का ऑपरेशन, टरबाइन का ऑपरेशन सेफ्टी तरीके से नहीं हो पाता,
तीसरा पॉइंट है टरबाइन की दक्षता कम हो जाती है, इफिशियंसी कम हो जाती है, लो हो जाती है। और चौथा पॉइंट है अत्यधिक नमी के कारण, अत्यधिक नमी के कारण, अत्यधिक नमी के कारण टरबाइन के विभिन्न अंगों की टूट फूट, अत्यधिक नमी के कारण टरबाइन के विभिन्न अंगों में टूट फूट, टूट फूट एवं संक्षारण, कोरोजन, ठीक है, कोरोजन यानी कि संक्षारण, जंग लगने वाली समस्याएं जैसे होती हैं, इसके धातु पार्टों में जंग लगना बढ़ जाता है, ठीक है। अब इससे बचाव की प्रक्रिया क्या हो सकती है? इन सारी समस्याओं से, इन हानियों से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? तो बचाव से संबंधित, बचाव संबंधी उपाय, ठीक है। बचाव से संबंधित क्या उपाय करना चाहिए कि भाप के विस्तार के अंतर्गत, टरबाइन में भाप के विस्तार के अंतर्गत, टरबाइन में स्टीम के एक्सपेंशन के अंतर्गत इंटरमीडिएट स्टेज पर, इंटरमीडिएट स्टेज पर रीहीटिंग या फिर कह सकते हैं सुपर हीटिंग, ठीक है, सुपर हीटिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि भाप अत्यधिक गीली न होने पाए हमारे टरबाइन के अंदर एक्सपेंशन के दौरान, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि उसी भाप को सुपर हीट कर देते हैं या रीहीट कर देते हैं, ठीक है, जिससे भाप का गीलापन कम हो जाता है, जिससे भाप का गीलापन कम हो जाता है, ठीक है। अब इसका एक सर्किट डायग्राम मैं बना रहा हूँ, आप यहीं पे ड्रॉ कीजिएगा। लो प्रेशर टरबाइन, ठीक है, लो प्रेशर की टरबाइन है और एक हाई प्रेशर की टरबाइन है, हाई प्रेशर टरबाइन, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा बॉयलर,
बॉयलर। ठीक है, अब क्या है, बॉयलर में इससे कनेक्टेड है, हाई प्रेशर टरबाइन से बॉयलर आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें की जो स्टीम होगी, बॉयलर बॉयलर में जब भाप बनेगा, बॉयलर में जब भाप बनेगा, ठीक है, जब भाप बनेगा तो ये हमारे हाई प्रेशर टरबाइन में जाएगी। ठीक है, और हाई प्रेशर टरबाइन से जब हमारी भाप निकलेगी तो इसको पुनः बॉयलर में ही भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे, पुनः बॉयलर में जाएगा और पुनः हीट होगा, और हीट होने के बाद ये जब बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद यह पुनः हमारे लो प्रेशर की टरबाइन में जाएगा। ठीक है, यानी कि टरबाइन से भाप को निकाल के कंडेंसर में न डाल करके पुनः हम बॉयलर में डालते हैं, ताकि पुनः वहां पे रीहीट हो जाए या सुपर हीट हो जाए, और पुनः वो निकल करके लो प्रेशर की टरबाइन के पास आएगा, और लो प्रेशर टरबाइन से होते हुए ये कंडेंसर में जाएगा। ठीक है, कंडेंसर। ठीक है, और कंडेंसर में यहाँ कंडेंसेशन की प्रक्रिया के दौरान जब ठंडा होकर के पानी यहाँ पे प्राप्त होगा, है ना, भाप जब ठंडा होकर पानी में बदलेगा, तो इसको हाई प्रेशर के पंप से, है ना, पंप से या वाटर पंप कह सकते हैं, पंप के माध्यम से इसको पंपित करके फिर कहाँ भेज देंगे इसको, पंप के माध्यम से पंप करके इसको पुनः हम इसी बॉयलर में भेज देंगे। ठीक है, और ये जो हमारी प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, ये प्रक्रिया जो है अति तापमान यानी सुपर हीट, सुपर हीट की प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई गई। ये चक्र समझ में आया। रीहीट साइकिल, रीहीट साइकिल का ये फिगर है आपका। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी तक ये बताया कि हमने जो रैंकाइन साइकिल में किया था कि पहले से दूसरे स्टेप में, रैंकाइन साइकिल में उस दिन हमने ये बताया था, इस तरीके से ग्राफ बताया था। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बताया था हमने। इसमें हो क्या रहा था कि पहले पोजीशन पे, वन पे पोजीशन पे हमारा भाप बन रहा था। ठीक है, और ये भाप की प्रक्रिया एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के 2 पॉइंट तक जा रही थी, यानी 1 से लेकर 2 तक क्या प्रोसेस था, वहां पे उसको भाप बनाया जा रहा था। उस दौरान जो प्रेशर था वो उसके हिसाब से उस समय हमारा आयतन भी प्रेशर के बराबर था, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरे से तीसरे स्टेप के दौरान भाप का जब एक्सपेंशन हो रहा था टरबाइन के अंतर्गत, तो उसका क्या हो रहा था, प्रेशर कम हो जा रहा था। ठीक है, और फिर 3 से लेकर चौथे स्टेप में क्या हो रहा था कि यह पुनः कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो रही थी टरबाइन के वो कंडेंसर के अंदर। ठीक है, जब कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो जा रही थी तो ये पानी में तब्दील हो जा रहा था, और इसको पंप से पुनः 4 से 1 वाले स्टेज में पुनः गर्म किया जा रहा था। ठीक है, भेज दिया जा रहा था। तो वहां पर क्या हो रहा था कि जब हम हाई प्रेशर से इस्तेमाल कर रहे थे, तो रीहीट साइकिल में ये बात कही गई है कि जब टरबाइन के भाप को सुपर हीट किया, सॉरी, 42.18 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पे। हाँ, ये हो गया उच्च दाब टरबाइन, और ये हो गया निम्न दाब टरबाइन। ठीक है, अब तो
हाई प्रेशर पे जब अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि कंडेंसर वो क्या टरबाइन में एक्सटेंशन के बाद अत्यधिक गीली भाप प्राप्त हो रही थी टरबाइन के अंतर्गत। तो उससे हमारा टरबाइन में टूट-फूट की समस्याएँ, उसके ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी, सुरक्षित नहीं था वो और एफिशिएंसी कम हो जा रही थी और संक्षारण यानी कि जंग लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती थी। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए एक उपाय हमने ये किया कि जो टरबाइन में भाप निकल करके कंडेंसर में जा रही थी, उसको कंडेंसर में न भेज करके उसको पुनः सुपर हीट प्रक्रिया को अपनाए हम। देखिए रीहीट या सुपर हीट की प्रक्रिया को अपना रहे थे और अपना करके उस गीली भाप के अंदर जो गीलापन था उसको हमने कम कर दिया। ठीक है? तो कैसे कम किया? कि ये हमारा बॉयलर है, इसमें हमारा पानी फिट है और इसमें पानी देखिए भरा हुआ है। ठीक है? अब ये पानी भाप बना, जैसे ही भाप बना वो कहाँ गया? ये हाई प्रेशर टरबाइन में गया। हाई प्रेशर टरबाइन में जाने के बाद इसका एक्सटेंशन होता है, तो ये इसके एग्जिट वाल्व से निकल करके पुनः इसको रीहीट या सुपर हीटर में भेज देते हैं, है ना? बॉयलर में ही जाता है और ये सुपर हीट होने लगता है, ठीक है? सुपर हीट होने के बाद पुनः इस भाप को लो प्रेशर टरबाइन में ले आते हैं। लो प्रेशर टरबाइन में से फिर कंडेंसर में जाता है। यहाँ कंडेंसेशन की प्रक्रिया के दौरान पानी में बदल जाता है, भाप यहाँ पर पानी में बदल जाता है और इसको पंप के माध्यम से पंप करके पुनः बॉयलर में भेज दिया जाता है। तो ये हमारा सुपर हीट की प्रक्रिया का योजना चित्र है, ठीक है? इसके प्रोसेस को लिखेंगे कि लिखवा दें हम? हेलो, ये जो रीहीट का अच्छा, चलिए मैं लिखा दे रहा हूँ। हालाँकि इसमें लिखना यही चीज़ था, इसमें यही चीज़ लिखना है जो मैंने समझाया कि बॉयलर में जो पानी है वो हीट होने के बाद भाप में बदल गया। भाप में बदलने के बाद ये हाई प्रेशर टरबाइन के पास भेजा जाता है, यानी उच्च दाब टरबाइन के अंतर्गत प्रविष्ट कराया जाता है और हाई प्रेशर टरबाइन में इस स्टीम का क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन के दौरान इसको सुपर हीटर में भेज करके इसको पुनः तापन किया जाता है। पुनः तापन प्रक्रिया के बाद यह गैस पुनः लो प्रेशर के स्टीम टरबाइन में भेज दिया जाता है और लो प्रेशर टरबाइन में जाने के बाद जब इसका एक्सटेंशन होता है तो यह सीधा कंडेंसर में जाकर के पानी में परिवर्तित हो जाता है और इसको पंप के माध्यम से पुनः बॉयलर में भेज दिया जाता है। ठीक है, मैं यही प्रोसेस अब लिखाने जा रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। सबने बना लिया है फिगर को? चलिए चलिए मैं इसी प्रक्रिया को लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने प्रक्रिया को समझाया, समझ में आया होगा। एक बार इसको लिख लीजिए। आप लोग अपने कॉपी पे जब मैं लेक्चर लेता हूँ तो लेक्चर नंबर भी नोट कर लिया करिए। कौन सा लेक्चर पिछले लेक्चर में पढ़ाया था हमने? लेक्चर नंबर क्या था? थोड़ा हम नोट करना हम भी भूल गए थे। 7 नंबर को ऐसे नोट किया है मैंने। चलिए आगे देखिए, लिखिए इस चक्र में भाप इस साइकिल में स्टीम सर्वप्रथम बॉयलर से निकलकर बॉयलर से निकलकर निकलकर हाई प्रेशर टरबाइन में जाती है। हाई प्रेशर टरबाइन में जाती है जहां इसका विस्तार होता है, जहां इसका एक्सटेंशन एक्सटेंशन होता है। विस्तार के दौरान एक्सटेंशन
के अंतर्गत मध्यवर्ती स्टेज पर किसी इंटरमीडिएट स्टेज पर टरबाइन से भाप निकलकर निकल जाती है और बॉयलर में भेजकर और इसे बॉयलर में भेजकर इसका पुनः तापन किया जाता है, इसका रिहीट या इसको रीहीट या सुपर हीट किया जाता है। रीहीटेड स्टीम लो प्रेशर टरबाइन में जाती है, जहां इसका एक्सपेंशन होता है। तदुपरांत निकास कंडेंसेशन एक्सपेंशन होता है। तदुपरांत निष्कासित स्टीम का एक्सपेंशन हो जाता है। स्टीम का एक्सपेंशन कंडेंसेशन एक्सपेंशन तो हो चुका, कंडेंशन की बारी है। कंडेंशन होता है जिससे कंडेंसर स्टीम पानी में बदल जाता है। जिसे पंप के माध्यम से पुनः बॉयलर में भेज दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार यह चक्र पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब इसके लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। हो गया, सबने नोट किया।
लाभ में लिखिएगा। यहाँ तक हो गया सबका? रफ करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ करने जा रहा हूँ। अमन जी कुछ कह रहे हैं? निम्न दाब टरबाइन में एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जब हम उस भाप को रीहीट या सुपर हीट कर रहे हैं, तो सुपर हीट करने के बाद जब वो हमारा स्टीम बन रहा है, तो अब वो प्रक्रिया नहीं रह गई ना, क्योंकि वो पाइप के माध्यम से जा रहा था भाप, आपने देखा होगा। तो पाइप के माध्यम से जा रहा था, जब उसको पुनः बॉयलर में हम नहीं भेज सकते ना, क्योंकि जब भाप टरबाइन से निकलता है तो उसको कंडेंसर में भेजा जाता है, कंडेंसेट होता है, तब पानी में बदलता है, तब उसको पंप के माध्यम से बॉयलर में भेजा जाता है। तो यहाँ पे हम सुपर हीट की प्रक्रिया अपना रहे हैं। इस कारण हाई प्रेशर के टरबाइन से जो निकली हुई भाप है, उसको पुनः रीहीटर में भेज करके पुनः रीहीट कर लिया जा रहा है, और उसको उस गीली भाप को पुनः इस्तेमाल करने के लिए ऐसा प्रक्रिया अपनाया गया है। ठीक है, ताकि वो भाप हमारे बॉयलर में से निकल करके अन्य पार्टों में जाएगा, वो गीली भाप वाला, तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, और हमारी ऊर्जा का कम से कम व्यय हो, और उसी ऊर्जा का एक तो भाप पहले से बना हुआ है, ठीक है, उसी को दोबारा रीहीट कर देंगे, तो उसमें से जो थोड़ी बहुत नमी की मात्रा होगी वो भी समाप्त हो जाएगी, और उसी को हम पुनः इस्तेमाल ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई अभी? अमन जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, एक बात बताइए, यहाँ पे हमारे पास हाई प्रेशर टरबाइन था, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास लो प्रेशर का टरबाइन था, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बॉयलर लगा हुआ है। तो सोचिए मेरे विद्यार्थी कि इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब जब इसको हम हीट करते हैं, यहाँ पे भट्ठी लगी हुई है, ठीक है, हम इसको पानी को गर्म कर रहे हैं फर्नेस से, ठीक है, बॉयलर में पानी जो गर्म हो गया, भाप बना, तो भाप बनने के बाद यह हमारा हाई प्रेशर टरबाइन के पास गया, हाई प्रेशर टरबाइन ये पीटी, ठीक है, तो ये पीटी के पास गया, हाई प्रेशर टरबाइन के पास। तो यहाँ से जब निकलेगा, तो यहाँ से जब निकलेगा तो इसको हम पहले कहाँ भेजते, कंडेंसर में भेज रहे थे, कंडेंसर में भेजने के बाद यहाँ पे पंप में जा रहा था, और पंप के माध्यम से हम पुनः इसको बॉयलर में भेज रहे थे। यही प्रक्रिया रिहीट में हमने पढ़ी थी, यही प्रक्रिया हमने रीहीट में पढ़ी थी, सॉरी उसमें रैंकाइन में पढ़ी थी। लेकिन अब एक बात आपको हमने बताया अभी अभी कि इसमें ये हो रहा था कि भाप की मात्रा में कुछ न कुछ गीलापन चला आ रहा था, जो हमारे टरबाइन के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, और उसको पूर्ण रूप से उसको पूर्ण रूप से एक स्टीम में, सूखे भाप में परिवर्तित करना है, ताकि उसमें पानी की नमी की मात्रा तनिक भी न रहे। ठीक है, तो अब इस पानी को हम इसमें, जब इसमें पानी का मात्रा पहले से कुछ विद्यमान था, तो हमने सोचा कि क्यों न इसको हम पूर्णतः इस्तेमाल कर लें, क्योंकि भाई गर्म किए हैं, भाप बना है, लेकिन इसमें पानी की मात्रा है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ी सी और उष्मा दे करके इसको सूखे भाप में परिवर्तित कर लें। ठीक है, तो हमने इसको इसी एग्जॉस्ट जो निकल रहा था ये भाप को तुरंत ले जा करके हम रीहीटर में, यहाँ पे रीहीटर ये बना दिया, ये रीहीटर, इसमें पानी घूम घूम के आ रहा है, और यहाँ पे और पानी हीट हो जा रहा है। हीट हो जाने के बाद इसमें जो पानी की नमी की मात्रा विद्यमान थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, उसको खत्म करना था, इसलिए हमने ये प्रक्रिया अपनाई। तो जब ये सुपर हीट हो गया, तो इसको हम कंडेंसर में नहीं भेज सकते, इस सुपर हीटेड का भी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हमारी जो ऊर्जा इसको सुपर हीट करने में, गर्म करने में व्यय हुई है, उसका लाभ प्राप्त कर सके, इसलिए हमने इसको लो प्रेशर के टरबाइन पे भेज दिया, ताकि लो प्रेशर टरबाइन के माध्यम से भी हम उसका लाभ ले सकें। ठीक है, और इससे जब एग्जॉस्ट से निकलेगा तो हम इसको कंडेंसर में भेज देंगे। अब यहाँ पर जाकर के ये ठंडा होकर पानी में बदले, क्योंकि यहाँ तो वैसे ही
कुछ भाप की मात्रा प्लस पानी की मात्रा दोनों विद्यमान थी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में हो क्या रहा था कि पानी की मात्रा काफी ज्यादा बनने लगती है कंडेंसेशन के दौरान। ठीक है, एक तो इसमें भाप आ ही रहा है, प्लस उसमें कंडेंसेशन होने की प्रक्रिया के बाद इसमें गीली भाप आ रही थी। तो हमने सोचा कि इस गीली भाप को भी सुपर हीट करके एकदम सूखे यानी ड्राई स्टीम में बदल दिया जाए। तो जब ड्राई स्टीम में बदल देंगे तो उसको हम कंडेंसर में भेज के ठंडा क्यों करेंगे। जब ड्राई स्टीम बन ही गया है तो इसका हम लो प्रेशर टरबाइन के माध्यम से उसका भी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इस ऊर्जा को प्राप्त करने में हमें एनर्जी व्यय करनी पड़ी है यहाँ से। ठीक है, तो उसको हमने ड्राई स्टीम में परिवर्तित करने के बाद लो प्रेशर टरबाइन में भेज देते हैं और यहाँ से भी टरबाइन से हम लाभ ले लेते हैं विद्युत उत्पादन में। फिर उसके बाद इससे एग्जॉस्ट से जब निकलता है एग्जॉस्ट एग्जिट वाल्व से, तो ये सीधा हम कंडेंसर में भेज कर अब ठंडा करते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो इसका स्टीम का प्रेशर होगा हाई प्रेशर वाले स्टीम के प्रेशर से कम हो जाएगा। यहाँ पे जब हाई टरबाइन से जो स्टीम निकल रही थी उसका प्रेशर लो प्रेशर वाले स्टीम टरबाइन से जो निकल रहा था काफी अधिक था। किसका? हाई प्रेशर वाले का। तो हमने सोचा कि जब इसका प्रेशर अधिक ही है तो क्यों नहीं इसी का हम दोबारा रीहीट करके एक और लो प्रेशर की टरबाइन लगा के इस ऊर्जा का हम सदुपयोग कर सकें। ठीक है जी। हाई प्रेशर लगभग 40 या 42.18 अभी अभी लगभग मैंने बताया था। 42 या 42.18 किलोग्राम किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी अभी आप जो नोट किए हैं कुछ पंक्तियां पहले अभी अभी आपने नोट किया, जरा उसमें एक बार निगाह दौड़ाइए और उसको देखिए एक बार जरा क्या लिखा है आपने। यही लिखा है ना कि प्रायोगिक तौर पर हमने यह देखा था कि हाई प्रेशर पे हाई प्रेशर वाली भाप का प्रयोग करने से टरबाइन में एक्सपेंशन के दौरान संघनन की मात्रा अनावश्यक रूप से अत्यधिक हो जाती है। तो यह प्रेशर लगभग 42.18 यानी कि 18 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग होता है ना अनुमानित। तो हम सोच रहे थे कि क्यों नहीं इसका इस्तेमाल कर लिया जाए, तो इसीलिए इसको हमने रीहीटर में डाल करके पुनः रीहीट कर लिया। ठीक है, अब भी किसी को कोई दिक्कत? अब आइए इसके लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है कि इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, ऐसा करने से हमें क्या लाभ होगा। बिना किसी लाभ के किसी प्रक्रिया को तो अपनाएंगे नहीं। ठीक है, कुछ हमें फायदा होगा तभी तो कोई चीज को हम अपनाएंगे, नहीं तो उस काम को करेंगे ही नहीं। देखिए, लिखिएगा, रीहीट साइकिल में ऊष्मीय प्लांटों की दक्षता में वृद्धि होती है। रीहीट रीहीट प्रोसेस में इस्तेमाल से पावर प्लांट की थर्मल इफिशियंसी में वृद्धि होती है। ठीक है, थर्मल इफिशियंसी में वृद्धि होती है। प्रायोगिक तौर पर ठीक है, प्रायोगिक तौर पर 85 किलोग्राम
85 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्रायोगिक तौर पर यानी प्रैक्टिकली रूप से हमने देखा कि 85 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या इससे कम दाब वाले या इससे कम दाब वाले प्लांटों दाब वाले ठीक है 85 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या इससे कम दाब वाले जितने भी पावर प्लांट होंगे उनकी ऊष्मीय दक्षता पुनः तापन से है ना दाब वाले प्लांट की थर्मल इफिशियंसी रीहीट प्रोसेस के कारण थर्मल इफिशियंसी रीहीट प्रोसेस या रीहीट साइकिल है ना से 4 से ठीक है 4 से 6% बढ़ जाती है। तो क्यों ना बढ़ाया जाए भाई, अगर इतना लाभ हमको मिल रहा है कि अगर हम रीहीट साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो थर्मल इफिशियंसी जो है पावर प्लांटों की चाहे वो 85 किलोग्राम सेंटीमीटर पर 85 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पर काम करने वाले प्लांट हो या इससे कम दाब वाले जो प्लांट होंगे, अगर उनमें इस प्रक्रिया को रीहीट प्रक्रिया को अपनाने से अगर उसकी थर्मल इफिशियंसी 4 से 6% बढ़ रही है तो बेशक बढ़ा लिया जाए। ठीक है इसको बढ़ाने में हमें इनिशियल का थोड़ा भले शुरुआती में लगे लेकिन एक बार लग जाने के बाद जितने दिन तक ये कार्यक्रम सुचारू रूप से सही ढंग से अगर चल रहा होगा तो हमको 4 से 6% बढ़ी हुई मात्रा में लाभ प्राप्त हो रहा है तो क्या दिक्कत है। और देखिए फीड वाटर पंप में कम शक्ति व्यय होती है। फीड वाटर पंप में ठीक है फीड वाटर पंप में अपेक्षाकृत कम शक्ति व्यय होती है कम शक्ति व्यय होती है। अब ये फीड वाटर पंप क्या होता है? फीड वाटर पंप यानी कि जल भरण पंप, यानी कि जो हमारा कंडेंसर में पानी आया तो इसको पंप के माध्यम से पुनः हम फीड कर दिए किसमें बॉयलर में। तो इसमें होता क्या है कि हमारा एक तो पानी ठंडा होकर के यहाँ आएगा कंडेंसर में तो कुछ न कुछ तो उसमें गर्माहट तो रहेगा ही ठीक है कुछ न कुछ उसमें तापमान तो रहेगा ही। अब उसको पंप के माध्यम से अब हम बॉयलर में अगर भेजते हैं है ना फीड वाटर मतलब बॉयलर में तो उसको कम तापमान पे ही यानी कम शक्ति खर्च करके ही कम ऊर्जा खर्च करके ही हम उसको क्या कर सकते हैं पुनः भाप में बना सकते हैं। ठीक है एक हल्के गर्म पानी को भाप बनाना जितना जल्दी होता है प्रक्रिया उतना एक ठंडे पानी को बॉयल होने की सीमा तक जब आएगा तब जाकर के वो भाप बनेगा और ये पहले से ही कुछ गर्म पानी है और इसको पंप के माध्यम से बॉयलर में भेज करके कम ऊष्मा दे करके इसको पुनः हम भाप में बदलकर टरबाइन को भेज सकते हैं। ठीक है तीसरी प्रक्रिया जो हाँ बिल्कुल जैसे कि गर्म पानी रहेगा लेकिन वो जैसे कि क्या कहते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जब पहुंचता है तब जाकर के पानी बॉयल होकर के खौलने लगता है और भाप बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है इससे कम तापमान पे भाप बनता है लेकिन बहुत कम बनता है। तो जब भाप बन के वो उड़ने लगता है तो उस प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है तो तब तक तो पानी जो कंडेंसर में आया भले ठंडा हो गया है लेकिन वो वेपराइजेशन
जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से केवल कम हुआ है, लेकिन उसमें तापमान अभी भी है। तो उसको पंप के माध्यम से वो गर्म पानी को कंडेंसर में जो ठंडा होता है ना, लेकिन कुछ न कुछ उसमें अगर नमी तापमान बचा हुआ है तो उसको पंप के माध्यम से भेज देंगे। कंडेंसर की प्रक्रिया देखिए ऐसे होती है कि अगर मान लीजिए कि कोई पानी टरबाइन के एग्जिट से निकल के आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई लो प्रेशर या हाई प्रेशर की टरबाइन है, उससे निकास वाल्व से जब हमारा गैस एक्सटेंशन के बाद निकलता है, स्टीम निकलती है, उसको कंडेंसर में हम भेजते हैं। कंडेंसर में कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती कैसी है पता है? जब इसमें गर्म भाप हमारी जब इसमें आई, ठीक है, तो जब हमारा गर्म स्टीम इसमें आया तो हम यहाँ पर एक ट्यूब लगा देते हैं। इसमें ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है। ये ट्यूब किस प्रकार की है? इस ट्यूब में एक तरफ से कोल्ड वाटर जाता है। क्या होता है? कोल्ड वाटर, यानी कि ठंडा पानी इसमें से जाता है, ठीक है। ठंडा पानी हम इसमें से प्रविष्ट कराते हैं इस ट्यूब में, और इस ट्यूब के संपर्क में जब हमारी ये स्टीम आती है तो भाई जाहिर सी बात है कि जब इस ट्यूब में ठंडा पानी है और इसके संपर्क में हमारा गर्म भाप आएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो ठंडा होगा। क्यों ठंडा होगा कि नहीं होगा? ठंडा होने के बाद इसकी तली में जल एकत्रित होगा। होगा कि नहीं जल एकत्रित? बिल्कुल होगा। तो जब जल एकत्रित हुआ तो हम इसको पंप के माध्यम से पंप करके हमने पुनः कहाँ भेज दिया? इसको पुनः बॉयलर में हमने भेज दिया। कहाँ भेजा? बॉयलर में भेज दिया। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रोसेस छूट गया। छूटा क्या है कि जब ये ठंडा पानी इस कंडेंसर में जा रहा था और गर्म भाप के संपर्क में आ रहा था, तो भाप तो हमारा ठंडा हो जा रहा था, लेकिन इस ट्यूब में जो पानी ठंडा आ रहा है वो क्या हो जा रहा है? वो भाप की उष्मा को अवशोषित करके गर्म हो जा रहा है पानी, और उस हॉट वाटर को कहाँ? हॉट वाटर को हम भरण टैंक, ये क्या है हमारा? फीड वाटर, यहाँ पे हमने पानी स्टोर करके रखा है। भाई बॉयलर में पानी कम पड़ेगा तो क्या हम लोटा लोटा जाएंगे उसमें डालने, या बाल्टी बाल्टी डालने जाएंगे? नहीं। तो उसको पहले से ही फीड वाटर से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। और ये गर्म पानी इसमें आ गया और इसी पानी को हम उठा करके बॉयलर में भेजते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया आ गई, ठीक है। भाई अगर बॉयलर में पानी भाप बनते बनते जब वो कम होने लगेगा धीरे धीरे, तो उसको करेंगे क्या? तो वो भरण पंप जो है, भरण पंप, यहाँ से भी पानी को पंपित करके भेजा जाएगा। यहाँ से भी पानी को पंप करके बॉयलर में भेजा जाता है, ठीक है। तो कंडेंसर की प्रक्रिया को समझ में आई कि नहीं? हम मेन मकसद हमारा था कंडेंसर की प्रक्रिया को समझाना, ठीक है। कि देखिए यहाँ पे जो भाप निकल के आया टरबाइन से, वो कंडेंसर में गया और यहाँ पे कोल्ड पानी यानी ठंडा पानी इस कंडेंसर में ट्यूब के माध्यम से फ्लो हो रहा है, और ये भाप ट्यूब से संपर्क में होने के बाद ट्यूब के अंदर प्रवाहित पानी गर्म होकर के दूसरे वाल्व से हम इसको या दूसरे सिरे से निकाल ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम कंडेंसर में कंडेंसेशन की प्रक्रिया को कराते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फ्यूल हैंडलिंग कम हो जाती है इसमें। फ्यूल हैंडलिंग यानी कि फ्यूल को लाना ले जाना इत्यादि प्रक्रिया क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्योंकि देखिए अगर हम रीहीट की प्रक्रिया न अपनाते तो जितनी ऊष्मा में हमारा पानी गर्म हो रहा था, तो गर्म होने के बाद एक प्रक्रिया खत्म होने के बाद वो पानी हमारा बेकार हो जाता। तो भट्टी में हमारा जो फ्यूल जल रहा है जिसके माध्यम से बॉयलर का पानी गर्म हो रहा है, तो क्यों न उसी में इसको तुरंत टरबाइन से निकलने के बाद अन्य प्रक्रिया में ठंडा कर देंगे उस पानी को, और ठंडा करके फिर भेजेंगे। तो फिर उस ठंडे पानी को गर्म करने में हमें उतनी ही शक्ति खर्च करनी पड़ती, ठीक है। तो हमारा जो फ्यूल हैंडलिंग है यानी कि फ्यूल जिस माध्यम से पानी को गर्म कर रहे हैं वो हमारा बढ़ जाएगा।
तो उसको बढ़ने से रोकने के लिए हमने क्या काम किया कि हाई प्रेशर टरबाइन से जो पानी हमारा भाप निकला तो उसको पुनः जा करके उसी में भेज दिए कि एक तो वैसे ही भाप गर्म था और पुनः हमारा बॉयलर में गर्म होकर के लो प्रेशर टरबाइन में पहुंच जाएगा, तो हमारा लो प्रेशर टरबाइन भी काम कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं, रीजनरेटिव साइकिल। ठीक है, ये काम खत्म हो गया यहाँ पे। क्या चीज? 11 बजे से? अच्छा, तो क्या मतलब क्लास बंद करने के लिए कह रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप लोग फिर हम यहीं पर क्लास समापन कर दे रहे हैं, आप लाइव ट्रेनिंग ले लीजिए। है। और हाँ, चलिए ठीक है। ठीक है। और अब आप लोगों के पास किताबें नहीं है तो किताबें मंगवा क्यों नहीं रहे हैं? ये किताबें किन लोगों ने मंगवाई कि नहीं अभी, ड्राइंग की और एनर्जी कंजर्वेशन की? हम्म।